Hello, ninth class. How are you? I hope you all are good and doing your work properly. Students, as you know, this is second part of second lesson of civics, which name is what is democracy and why democracy. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर नाइन्थ क्लास सिविक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डेमोक्रेसी के बारे में रीड किया था कि डेमोक्रेसी क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक रूप है जिसमें कि काफ़ी सारी इसकी फीचर्स है। वो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या वो सब अप्लाई होती है सभी जगह, सभी कंट्रीज में, जो भी कंट्रीज क्या है डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। दिस इज टॉपिक नंबर 2.2 ऑन पेज नंबर 26. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने शुरू किया था डेमोक्रेसी की एक सिंपल, एक साधारण सी परिभाषा के साथ कि डेमोक्रेसी क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो होते हैं, जो शासक होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। दिस राइजेज मैनी क्वेश्चंस, लेकिन इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं या उठते हैं। किससे? इस डेफिनेशन से। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? अब इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी? तो किसी सरकार को डेमोक्रेसी कही जाने के लिए उसके कौन से ऑफिसर हैं जो चुने जाएं, जो इलेक्शन के द्वारा चुने जाएं? विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी? और ये डिसीजन कौन लेगा कि डेमोक्रेसी में जो नॉन इलेक्टेड जो वर्कर होंगे, नॉन इलेक्टेड जो भी अधिकारी हैं, वो कौन से फैसले ले सकते हैं इस तरीके से? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक? तो किस टाइप के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं, और किस कंडीशन, कौन सी कंडीशंस है जो इस इलेक्शन में फुलफिल्ड होनी चाहिए? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? वो लोग कौन होंगे जो रूलर्स को इलेक्ट करेंगे, और हाँ, रूलर्स को कैसे वो इलेक्ट करेंगे? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या इसमें सभी सिटीजन जो है वो शामिल होंगे समानता के साथ? कैन ए डेमोक्रेसी डिने सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में जो है ये डिसीजन बस कुछ ही लोगों के पास होता है, या फिर कोई लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो है अपने कुछ सिटीजन को इस अधिकार से वंचित रख सकती है, यानी कि सभी लोगों को ये राइट ना दिया जाए? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? यानी कि लास्ट में हम कहेंगे कि सरकार के किस स्वरूप को हम कह सकते हैं कि वो क्या है? डेमोक्रेसी है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी? क्या जो चुने हुए जो रूलर्स है, क्या वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? और क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पास कुछ लिमिट होनी चाहिए कि उसके काम की, या उसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए? इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? और क्या ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी भी क्या है, लोगों सिटीजन्स के, लोगों के कुछ जो राइट्स है, अधिकार हैं, जो उनकी क्या करें? रिस्पेक्ट करें। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। चलो अब इन क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स? प्रमुख फैसले बाय चुने हुए नेताओं के हाथ या नेताओं के पास। देखते हैं कैसे है ये। इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन रही। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। तो पाकिस्तान में 1999 में अक्टूबर में क्या हुआ कि वहाँ जो जनरल परवेज मुशर्रफ
जो था उसने एक मिलिट्री कूप शुरू कर दिया, मतलब कि मिलिट्री विद्रोह कर दिया। अब ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ है ये कहेंगे कि मिलिट्री का प्रमुख है, मिलिट्री का हेड था ये, और इसने अपनी मिलिट्री को एक विरोध शुरू कर दिया पाकिस्तान में मिलिट्री को लेकर। उसने क्या किया, ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने क्या किया, उसने जो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका, ओवरथ्रू कर दिया उसको, और खुद को क्या घोषित कर दिया, उसने खुद को घोषित किया चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया अपने आप को। लेटर ही चेंज दिस डिजाइनेशन टू प्रेजिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन। और बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और 2002 में उसने क्या किया कि एक जनमत संग्रह किया, काफ़ी सारे लोगों की सहमति से अपना जो काम था, कार्यकाल था, वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मल्टीपार्टीज एंड फ्रॉड। अब क्या हुआ वहाँ की जो पाकिस्तानी मीडिया थी या जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मानव अधिकार के लिए जो संगठन बने होते हैं, या फिर जो लोग डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उन्होंने ये कहा कि ये जो किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये एक फ्रॉड था, मतलब कि इसमें लोगों की कोई सहमति नहीं ली गई, इसमें पूरी तरीके से क्या की गई, धोखाधड़ी की गई, और ये बिल्कुल ही क्या है, फ्रॉड है। अब जब उन लोगों ने ये फ्रॉड घोषित किया तो क्या किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क, उसने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कि पाकिस्तान का जो संविधान था उसको क्या कर दिया गया, अमेंडेड कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया। अब क्या हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इसमें उसने अपने आप को एक पावर दे दी कि प्रेसिडेंट जो होगा देश का वो क्या कर सकता है, वो जो नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी एक पूरे नेशनल लेवल पर या एक स्टेट लेवल पर जो भी असेंबलीज होगी उनको डिसमिस कर सकता है, भंग कर सकता है, कौन, प्रेसिडेंट। The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers। अब उसके बाद इसने किया कि जो मंत्री परिषद का जो काम होगा उसको सुपरवाइज करेगी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी जो सुपरवाइज करेगी वो होगी, उसमें जो लोग होंगे वो मिलिट्री के होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स ही होंगे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब ये कानून पास होने के बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या कराए, इलेक्शन कराए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज हिमसेल्फ। अब इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव भी चुने गए, उनको कुछ पावर्स भी दी गई, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था, जो फाइनल पावर थी वो किसके पास रह गई, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही रही। कि अभी जैसे हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट होगा, अब प्रेसिडेंट कौन है, जनरल परवेज मुशर्रफ। अब ये क्या कर सकता है, ये कोई भी असेंबली को भंग कर सकता है, और इसलिए ये इसने क्या कराए, इलेक्शन कराए, जिनको ये किसी भी टाइम क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी किया उससे वो उस गवर्नमेंट को तो क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ अब जैसे हमने पीछे डेफिनेशंस में किया था कि डेमोक्रेसी में जो है रूलर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ अब इलेक्ट भी हुए लेकिन रियल में उन्हें क्या नहीं मिली, कोई पावर नहीं मिली। पावर किसके पास रही, प्रेसिडेंट के पास ही रही। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? तो अब हम देखते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रूलर्स है
वो लोगों द्वारा इलेक्ट हुए हैं। नॉट क्विट नहीं कह सकते। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स to the national and provincial assemblies but those elected representatives were not really the rulers। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए रूलर्स तो इलेक्ट किए बट वो क्या नहीं थे, वो रियल में रूलर्स नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं थी। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, और वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे क्योंकि फाइनल डिसीजन का जो राइट था वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने पास ही रखा। The power to take final decision rested with army officials and with General Musharraf and none of them were elected by the people। अब जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर थी वो किसके पास थी, आर्मी ऑफिशियल्स के पास थी या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी, और इनमें से कोई भी व्यक्ति जो था वो इलेक्टेड नहीं था, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं था। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, और ये बहुत सी तानाशाही और राजतंत्र वाली सरकारों में काफ़ी बार ऐसा होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ द USSR इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ द US इन कंटेम्प्रेरी इराक। तो ये पिछले चैप्टर की बात हो रही है, यहाँ जो CBSE ने रिड्यूस कर दिया। यहाँ USSR में जो कम्युनिस्ट पोलैंड था या फिर US का जो समकालीन इराक था उसके अंदर जो सिस्टम था, ये उसकी बात हो रही है। हेयर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो ऐसे मामले में जो सारी जो पावर होती है वो विदेशी हाथों में होती है और वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती, इसलिए इस रूल को हम नहीं कह सकते कि ये लोगों का रूल है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखा पाकिस्तान का, ये हमें डेमोक्रेसी की क्या देता है, फर्स्ट फीचर देता है। अब क्या फीचर है कि क्या होना चाहिए रियल में डेमोक्रेसी में। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखिए। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन की जो पावर है, जो अंतिम निर्णय लेने की जो पावर है, वो किसके पास होनी चाहिए, वो उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो कि लोगों ने इलेक्ट किया हो, जिस व्यक्ति को किसने इलेक्ट किया हो, लोगों ने वोट डालकर। तो ये फर्स्ट फीचर है, ये साथ के साथ अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स, इनको लर्न करना, क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। राइट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी विल रीड अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कैसे कर सकते हैं और क्या रियल में ऐसा होता है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years। चाइना में इलेक्शन जो है वो हर 5 साल के बाद होते हैं। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, और किसके लिए, कंट्री की पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए। कॉल्ड क्वांगुओ रेमिन दाइबियाओ दावी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसका ये नाम है। अब इसके लिए इलेक्शन होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ये जो पार्टी है, नेशनल पीपल कांग्रेस की जो पार्टी है, इनके पास एक पावर है कि ये क्या करेंगी, कंट्री के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और इसके कितने मेंबर हैं, किसके, NPC के, नेशनल पीपल कांग्रेस के 3000 मेंबर्स हैं जो कि पूरे चाइना से इलेक्ट किए गए हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन लड़ने से पहले लोगों को क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, किससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 or 3।
तो अब ये बात हो रही है 2002 और 3 की कि इसमें सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और इनके अलावा और जो 8 छोटी छोटी पार्टियां थी उनके मेंबर्स को इलेक्शन हेल्ड करने की परमिशन मिली। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो वहाँ सरकार बनती है वो हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी हर बार इलेक्शन में चाइना में यही पार्टी जीतती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक आपको थोड़ा समझ आया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार एक ही पार्टी जीते। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैक्सिको का लेते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अब जब से मैक्सिको आज़ाद हुआ है 1930 के बाद वहाँ पर हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और किस चीज़ के लिए? प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ याद रख लेना कि हमारे इंडिया में और चाइना में 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं, बट मैक्सिको में कितने ईयर बाद हो रहे हैं? एवरी 6 ईयर, 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, और कंट्री किसी भी ऐसे कंट्रोल में नहीं है कि वो मिलिट्री के कंट्रोल में या फिर डिक्टेटर्स रूल के तानाशाह के रूल में है। बट अनटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। यानी कि ये कह रहा है कि हर बार इलेक्शन में, जब भी 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर बार यही एक पार्टी है वहाँ जो जीतती है, PRI। अब यहाँ ये थोड़े से उल्टे माइंड के बंदे हैं, इन्होंने PRI लिखा हुआ है, बट अगर इसकी फुल फॉर्म वो लिखते हैं तो इस अपोजिट लिखते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये भी लर्न कर लेना कि PRI जो है वो उल्टा लिखा जाता है। ओपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अब ओपोजिशन पार्टी तो होती है, यानी इस पार्टी के ओपोजिशन में भी एक पार्टी होती है इलेक्शन में, लेकिन वो कभी भी नहीं जीतती। द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। अब ये PRI जो है वो बहुत से गंदे तरीके यूज करती है इलेक्शन में जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं, वो इस पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो अपना वोट किसको दे? PRI को। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। अब मीडिया क्या करती है? मीडिया भी जो ओपोजिशन पार्टी होती है उनकी सभी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करती है। उनके अगर वो कुछ अच्छा भी कर रही है तो वो भी वो पब्लिक को नहीं दिखाती, यानी मीडिया को भी PRI क्या कर लेती है? खरीद लेती है। समटाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कई बार जब इलेक्शन होते हैं जिस दिन, उस दिन जो पोलिंग बूथ होता है, यानी जहाँ पर वोट डालने जाते हैं लोग, वो क्या कर दिया जाता है? उस जगह से उठाकर किसी दूर जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है लास्ट टाइम में, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। जिससे कि लोगों को क्या होती है? मुश्किल होती है अपना वोट डालने में। द PRI स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। और PRI जो है वो अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए बहुत ज़्यादा क्या यूज करती है? पैसे। मतलब वो जैसे कि गरीब लोगों को लालच देकर उनका वोट खरीद लेती है। तो मतलब ये बहुत से गलत तरीके वो अपनाती है, जिससे कि हर साल वो ही क्या हो रही है? जीत रही है। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या हम समझ सकते हैं कि जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखे, इसमें जो पीपल हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नोट। और इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमें समझ आ रहा है कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं कर रहे। कहने में वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बट रियल में रूलर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जा रहे। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। यानी कि वहाँ जो रूलिंग पार्टी है या जो कैंडिडेट्स जिनको परमिशन मिलती है उन्हीं के पास वोट डालने का क्या है? राइट है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस। क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? नहीं,
क्योंकि ये तो वोट डालने का राइट कुछ ही लोगों को मिला। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। और मैक्सिको में हम कह सकते हैं कि लोगों के पास चॉइस है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम वहाँ की देखें कि एक ही पार्टी जो है वो अपने गलत तरीक़ों से जीत रही है, तो वहाँ भी ये चॉइस नहीं है। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफेटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। वहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि रूलिंग पार्टी को जीतने वाली पार्टी को हराया जा सके, क्योंकि वहाँ चाहे लोग उसके अगेंस्ट भी जाए तो भी वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, और ये जो इलेक्शन है ये क्या नहीं है, फेयर इलेक्शन नहीं है। वी कैन दस एड ए सेकेंड फीचर्स टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ हमारी डेमोक्रेसी की क्या ऐड हो रही है स्टूडेंट्स, सेकेंड फीचर, होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशेंट। किसी भी तरीके के इलेक्शन करा देना भी सफिशेंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। तो इलेक्शन में एक से ज़्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए, जिससे कि लोग जो है उनमें से अच्छा या बुरा इलेक्ट कर सकें। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ़ दे विश सो। और इससे क्या होगा कि लोग जो है अपनी चॉइस का रूलर जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। सो यहाँ आप देखते हैं डेमोक्रेसी की जो फीचर आई है, इस डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष इलेक्शन होने चाहिए ईमानदारी के साथ, जिससे कि अगर जो रूलिंग पार्टी जो करंट पार्टी है वो भी अगर सही नहीं है तो वो भी अपनी जो सीट है वो लॉस कर सकती है और कोई नया जो है वो इलेक्ट होकर आ सकता है। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 4। अब इसके बारे में हम और ज़्यादा चैप्टर 4 में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल या एक कीमत उस वोट की। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये पिछले चैप्टर में कह रहा है कि हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए जो होने वाला जो संघर्ष था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। जो भी 18 ईयर से अबोव होंगे सबको राइट होगा किस चीज़ का, वोट डालने का। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो प्रिंसिपल है कौन सा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, ये अब पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया है, मान्य हो गया है, सभी पूरे वर्ल्ड में ये लागू हो गया है। येट देयर आर मैनी इंटेंसीज ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। और पर किसी भी व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित करने के उदाहरण जो हैं वो अब भी हैं। अब देखते हैं कैसे हैं। अनटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को क्या नहीं है, वोट डालने का राइट नहीं है। मे बी ये अभी भी नहीं है। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging in Russian minority find it difficult to get the right to vote। अब इस्टोनिया ने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं वहाँ की नागरिकता के लिए कि जो लोग रशियन मिनोरिटी में हैं उन्हें वोट का जो अधिकार है वो पाने में बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत लंबी प्रोसेस उन्हें करनी पड़ती है। फिर इन फिजी द इलेक्ट्रोल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। तो फिजी में ये है कि वहाँ जो प्रॉपर वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो इंडिया से फिजी में जाकर रहने लग गया है उसके वोट की वैल्यू कम है। फॉर एग्जांपल वहाँ रहने वाले लोगों की वोट की वैल्यू 1 मानी जाएगी काउंटिंग में, और अगर बाहर से कोई आया है तो उसके वोट की वैल्यू हाफ मानी जाएगी। तो ऐसा रूल भी है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो है वो आधारित है किस पर, जो हमारे बुनियादी जो सिद्धांत बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को क्या मिले, राजनीतिक इक्वालिटी। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो एग्जांपल है इससे हमें डेमोक्रेसी की थर्ड फीचर मिल रही है, तीसरी विशेषता मिल रही है।
और वो क्या है देख लेते हैं। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के को वोट डालने का राइट होना चाहिए और सभी के वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 4, इसके बारे में हम और ज़्यादा चैप्टर 4 में रीड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने डेमोक्रेसी की जो भी फीचर्स बताई है, जैसे कि ये आई है, ये है, ये आपने लर्न कर लेनी है। और यहाँ से काफ़ी एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर भी, तो आपने ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट में।